हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। जिसका मुझे और आपको बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी फाइनली आ गई है। जी हाँ, भारत सरकार का जो एनुअल बजट है, वो पेश कर दिया गया है। आपको ये सवाल आ रहा होगा कि प्रतीक नायक, आप तो हिस्ट्री के मास्टर हो, आप इस बजट को लेके क्या पेश करने आए हो आज अनस्टॉपेबल चैनल के ऊपर? तो दोस्तों, बजट के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स के ऊपर डिस्कशंस होते हैं, जिसमें हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्सेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, लेबर, एजुकेशन और भी उसमें टूरिज़्म और हिस्ट्री के रिलेटेड भी कहीं न कहीं एक सेक्टर है। और टूरिज़्म प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ जीडीपी एंड ओवरऑल फॉरेन अर्निंग्स एंड बहुत सारी चीज़ों में हेल्प हो सकता है। तो इस बजट के अंदर टूरिज़्म हिस्ट्री के सेक्टर को लेके हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा था, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक छोटा-सा ब्रीफ डिस्कशंस करेंगे। टोटल 4 जगहों के बारे में डिस्कशंस किया गया है। एक तो गया, गया के साथ-साथ नालंदा, नालंदा के साथ-साथ हमें देखने को मिलती है जगह खास करके उड़ीसा के आजू-बाजू के जो रीजन्स है और इनको लेके भारत सरकार के द्वारा क्या-क्या स्टेप्स लिए गए हैं, पहले वो भी देख लेंगे। सेकेंडली इनके रिलेटेड हम लोग देखने की कोशिश करेंगे बैकवर्ड लिंकेजेस, क्योंकि यूपीएससी आपको ये नहीं पूछता है कि भई कौन-सी-कौन सी जगहों को बजट में मेंशन किया गया था, पर यूपीएससी ये पूछता है कि इसकी बैकवर्ड लिंकेजेस बताइए। जैसे गया में कौन-सी-कौन सी हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स हो चुके हैं, गया का इंडियन हिस्ट्री में इम्पोर्टेंस क्या है? राजगीर एक जगह है जिसका मेंशन किया गया था बजट के अंदर, तो हमें ये भी देखना है कि भाई बिहार की 3 जगह नालंदा, गया, राजगीर और उड़ीसा, इसके कॉन्टेक्स्ट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा है। तो हम आपका और मेरा समय ज़्यादा ना लेते हुए आपको वेलकम करते हैं अनअकैडमी के ऊपर। आप आइए हमारे साथ, हमको जुड़ जाइए। ये मेरी प्रोफाइल है। मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच के अंदर ये बोला था कि टूरिज्म हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ अवर सिविलाइजेशन। ये स्पीच का पार्ट है और वो कह रही है कि अवर एफर्ट्स वर देयर इन पोजिशनिंग इंडिया एज अ ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन विल क्रिएट मोर जॉब्स, स्टिमुलेट इन्वेस्टमेंट, unlock economic opportunities for other sectors. And under this discussion, she had mentioned about 3 places precisely, गया, राजगीर, इसी के साथ उन्होंने नालंदा के बारे में भी बताया और कहा कि हमको उड़ीसा स्टेट का भी डेवलपमेंट करना चाहिए। यूपीएससी नॉर्मली इस जो बजट की स्पीच है वहां से सवाल निकालने की अगर कोशिश भी करेगा तो अगले साल के करंट अफेयर्स में आपको मिलेंगे या मेंस के अंदर आपको मिल जाएगा। हमें इसके रिलेटेड बैकवर्ड लिंकेजेस पता होने चाहिए हिस्ट्री के अंदर कि क्यों इस एरियाज को फोकस किया जा रहा था और बजट स्पीच में मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा था। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी फुल टाइम करना चाहते हो तो मैं आपको वेलकम करता हूं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां आपको 15 मंथ्स का जनरल स्टडीज, सीसेट और टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 23,999 रुपीज में। जी हाँ दोस्तों, 23,999 के अंदर आपको पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा अगर आप ये कोड यूज करोगे पीएन लाइव। तो जुड़िए, अपनी यूपीएससी की तैयारी को और धार दीजिए, जहां हमारे जैसे एक्सपीरियंस टीचर्स, हमारी अनअकैडमी की पूरी टीम आपको हेल्प करेगी इन प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एंड फुलफिलिंग योर ड्रीम फॉर बिकमिंग अ सिविल सर्वेंट। हमारी बहुत सारी बैचेस है, एक सब्सक्रिप्शन से आप सब बैचेस को एक्सेस कर पाओगे। अंग्रेजी में इंग्लिश की बैच लेना चाहते हो तो आप अचीवर्स बैच में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअली कंफर्टेबल हो, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें आप समिट बैच ज्वाइन कर सकते हो और हिंदी बैच जो शिखर की है, आप एक बार ज्वाइन कर दोगे तो आपको दूसरी बार बैच में एनरोल करने की आवश्यकता नहीं है। यू कैन वॉच अनलिमिटेड टाइम्स, अनलिमिटेड लेक्चर्स को आप अटेंड कर सकते हो। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप हिंदी इंग्लिश जो भी टीचर्स है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो आप पढ़िए। हमारी नई बैच 2026 के लिए नींव है, वो भी हम शुरू कर रहे हैं, आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हो विद दिस सब्सक्रिप्शन ओनली। और साथों की साथ हो हमारी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर भी आप अपना लाभ उठा सकते हैं, खास करके जहां आपको डेडिकेटेड मेंटर्स मिलेंगे और वो आपको हेल्प करेंगे इन द प्रिपरेशन। इसके सिवाय आप ऑप्शनल के साथ भी हम लोग के साथ तैयारी कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शनल की जो तैयारी है वो फाउंडेशन के साथ ही होती है और इसमें भी मैं हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाता हूँ। मेरे फेलो एजुकेटर्स और भी कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट्स आपको ऑप्शनल के अंदर कवर कराएंगे, तो इसका भी जरूर से लाभ उठाना। खैर, फाइनेंस मिनिस्टर ने 3-4 जगहों के बारे में डिस्कस किया, खास करके जो मैंने बताया, तो गया के अंदर उन्होंने 2 जगहों के बारे में बताया। एक विष्णुपद टेम्पल के बारे में बताया और दूसरा उन्होंने बोध गया टेम्पल के बारे में बताया। तो हमें इन दोनों प्लेसेस के बारे में थोड़ी बैकवर्ड लिंकेजेस क्लियर हो जानी चाहिए कि व्हाट इज दिस विष्णुपद टेम्पल एंड व्हाट इज दिस बोध गया टेम्पल। तो मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि विष्णुपद टेम्पल एट गया एंड महाबोधि टेम्पल एट बोध गया, वहां पे हमको कॉरिडोर बनाना है। ये कॉरिडोर मूलतः से काशी विश्वनाथ महादेव का जो कॉरिडोर बना है वाराणसी के अंदर, या आप देखोगे
उज्जैन के अंदर भी हमको महाकालेश्वर कॉरिडोर देखने को मिलेगा। कुछ उसी प्रकार की आधार के ऊपर एक कॉरिडोर बनाने की कोशिश की जा रही है। अब हम लोग को यहाँ से बैकवर्ड लिंकेजेस पे सवाल आने की शक्यता होगी। तो ये बोला गया है कि इन दोनों जगहों के ऊपर हम लोग कॉरिडोर बनाएंगे। अदर देन दिस यहाँ पे ये भी कहा गया है कि राजगीर के अंदर भी हम लोग एक मॉन्यूमेंट और वहां पे भी कॉरिडोर बनाएंगे, वहां पे भी डेवलपमेंट करेंगे। तो राजगीर एक ऐसी जगह है जहां बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म सबके लिए एक इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं आपको लोकेशन देखने को मिलती है, तो उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने नालंदा के बारे में भी बताया और कहा कि भाई नालंदा के विकास के लिए भी हम काम करेंगे। एंड इसके साथ साथ मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम उड़ीसा के अंदर जो आर्किटेक्चर है, जो सीनिक ब्यूटी है, क्योंकि कोस्टल स्टेट है राइट, तो वहां टेम्पल्स है, मॉन्यूमेंट्स है, क्राफ्ट्समैनशिप है और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेचुरल लैंडस्केप है। आप देखोगे वहां आपको मैंग्रोव्स मिल जाता है, वहां आपको नेशनल पार्क्स मिल जाता है, वहां आपको कल्चरल लैंडस्केप बहुत अच्छा मिलता है, तो उसको भी डेवलप करवाने की काम की जाएगी। तो हमें यहां से ये देखना है कि क्वेश्चन कहां से आएंगे। तो एक है गोलू और गोली, बेसिकली हमारे स्टूडेंट है। ये पूछते हैं कि सर ये तो आपने खाली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी, आपको क्या लगता है यहां से सवाल क्या पूछा जाएगा। तो याद रखना, मेरा अनुभव ये कह रहा है कि यूपीएससी उसमें से बैकवर्ड लिंकेजेस पे सवाल पूछता है। और यूपीएससी ये पूछता है कि भाई देखो, ये बोध गया टेम्पल के बारे में बता दो या गया की हिस्ट्री बता दो। भारतीय इतिहास में विष्णुपद टेम्पल कब बन के आया था, किसके द्वारा बनाया गया है, वो भी आपको पूछा जा सकता है। अदर देन दिस, बोध गया के इर्द गिर्द की जो भी प्लेसेस है वो भी आपको पूछी जा सकती है। तो यू शुड बी अवेयर अबाउट द लोकेशंस एंड द प्लेसेस। तो उसी के कंटेक्स्ट में अब पहला देखते हैं। तो पहली जो जगह है वो विष्णुपद टेम्पल और महाबोधि टेम्पल के बारे में बात की गई है। इन दोनों की थोड़ी बैकवर्ड लिंकेजेस देख लेते हैं कि इनको कैसे हम लोग डील करेंगे। तो याद रखना कि जब फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा विष्णुपद टेम्पल एक हम लोग बना रहे हैं और गया में महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जो बुद्ध हेरिटेज है वो हम लोग बना रहे हैं, उसमें कॉरिडोर बना रहे हैं, तो क्वेश्चन कहां से आएंगे। तो पहला सवाल विष्णुपद टेम्पल से आ सकता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भारतीय इतिहास के अंदर। तो याद रखना कि ये टेम्पल तकरीबन तकरीबन 1790s में बन के आया था, 18वीं शताब्दी के एंड में। और ये टेम्पल की खासियत यह है कि एक मराठा प्रिंसेस या मराठा क्वीन हुआ करती थी, अहिल्याबाई होलकर। आप सबने इनका नाम सुना होगा। इनफैक्ट शी इज द वन जो काशी विश्वनाथ टेम्पल को भी रिवाइव करती है। तो पिछले साल की करंट अफेयर्स की मैंने एक सेशन लिया था प्रीलिम्स के पहले, उसमें इनके बारे में थोड़ी चर्चा की थी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शायद तक उसकी लिंक मिल जाएगी करंट अफेयर्स में। तो क्वीन अहिल्याबाई होलकर जो है, इनके द्वारा ये विष्णुपद टेम्पल को बनवाया गया है। ऐसा कहते हैं कि विष्णु जी का टेम्पल है और इसमें इन्होंने एक असुरी ताकत को मोक्ष दिया था सर, ठीक है। इसका मेंशन रामायण के अंदर भी है, फाल्गु नदी के किनारे आपको देखने को मिलता है। इसको निरंजना भी कहते हैं, अगर नदी के रूप में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। और गयासुर करके एक बेसिकली एक दानव था, एक असुर था, उसको मोक्ष दिया था। उसको मोक्ष देने के बाद वहां पे ये टेम्पल की अपनी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। इनफैक्ट दिस टेम्पल इज नोन फॉर द पिंड दान, है ना। तो आपके जो पूर्वज है, आपके जितने भी एंसेस्टर्स हैं, उनको वर्शिप करने के लिए यहाँ पे ये वी विल सी ये टेम्पल की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। तो गया में नॉर्मली हम लोग को ये लग रहा है कि भाई ये जो पूरा का पूरा प्लेस है वो बुद्धिस्ट प्लेस है, पर गया इज ऑल्सो प्लेस जहां आपको हिंदू कम्युनिटी, खास करके लॉर्ड विष्णु जी को डेडिकेटेड, हम ये कह सकते हैं कि टेम्पल की जो डेवलपमेंट है ये दर्शाती है कि ये कितना पुराना है, ठीक है। तो यहां से आपको अहिल्याबाई होलकर के कंटेक्स्ट में केस आएगा। इनफैक्ट अभी इसके ऊपर एक लीगल मैटर भी हुई थी, क्या ये टेम्पल एक कम्युनिटी के द्वारा ओन किया जा सकता है, क्योंकि देयर इज अ क्लास ऑफ ब्राह्मण्स जो यहाँ सदियों से प्रीस्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो उनकी क्लेम थी, बट खैर कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। ये मैटर सब जुडिस के ऊपर चल रहा था। खैर, तो एक तो ये हो गया, यहाँ कॉरिडोर बन रहा है। दूसरा है महाबोधि टेम्पल के ऊपर कॉरिडोर बन रहा है। अब सवाल ये आता है कि ये महाबोधि टेम्पल की इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी बोध गया के अंदर है। तो याद रखना कि ये जो बोध गया साइट है उसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस आपको पता ही होगी कि ये वो जगह है जहां सिद्धार्थ गौतम यानी कि गौतम बुद्ध इनफैक्ट जब अपना संसार छोड़ के निकल के आए तो उनको यहाँ पे निर्वाण प्राप्ति हुई। क्या हुआ था? निर्वाण प्राप्ति। तो हिस्टोरिकली इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस रिलेटेड टू बुद्धिज्म। फर्स्ट थिंग वी शुड बी अवेयर अबाउट दिस पार्ट, ओके। निर्वाण इज समथिंग दैट वी से कि आपकी जो पूरी की पूरी डिजायर है वो आपकी डिजायर खत्म हो जाती है। सो इट मीन्स द डिजायर come to an end and the fire within or the fire of the desire with your body come to an end and eventually you try to liberate yourself, okay। तो it is located on Niranna river, interesting है।
ये बुद्ध की वो जगह है जहाँ बुद्ध को बेसिकली एनलाइटनमेंट प्राप्ति हुई थी, तो बुद्ध के साथ जुड़ा हुआ जगह आपको मिलेगा। इंटरेस्टिंगली ये गया वो है जहाँ अशोक को लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो उसने यहाँ पे एक मॉन्यूमेंट बनाया था। कुछ लोग कहते हैं कि वो स्तूप था, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो टेम्पल टाइप ऑफ आर्किटेक्चर था। मोस्ट प्रोबेबली अशोक यहाँ पे धर्म यात्रा करने आया था। कहाँ पे आया था? धम्म यात्रा करने के लिए। क्यों? क्योंकि अशोक के लिए ये जगह बहुत ही प्रोमिनेंट थी। इट वॉज अ प्लेस फॉर पिलग्रिमेज, क्योंकि यहाँ पे ही सिद्धार्थ गौतम यानी कि भगवान बुद्ध के द्वारा वी विल सी की एक निर्वाण प्राप्ति हुई थी। उनकी एक ऐसी स्टेज हुई थी जो वो ब्लिसफुल स्टेज में आने की शुरुआत करते हैं। तो इसी के बाद यहाँ पे आपको एक पिलग्रिमेज की आपको डेवलपमेंट मिल जाती है अशोक और उसके बाद के पीरियड के अंदर। और गुप्ता पीरियड तक आते आते तकरीबन छठी शताब्दी के आसपास ऐसा कहते हैं कि ये जो महाबोधि टेम्पल है ये बनना शुरू हो गया था सर। ठीक है, तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ महाबोधि टेम्पल, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लेस। इनफैक्ट ये जो गया है महाबोधि टेम्पल है, इसमें हम लोग को समुद्रगुप्त की भी कहानी देखने को मिलती है। क्यों समुद्रगुप्त की कहानी? क्योंकि समुद्रगुप्त के समय पे यहाँ पे एक मोनेस्ट्री बनवाने का भी प्रावधान किया गया था। इस दौर के अंदर श्रीलंका के जो पिलग्रिम्स थे वो भारत में आ रहे थे गया में रुकने के लिए, और उस टाइम पे श्रीलंका का राजा था महामेघ वर्मन। उसने समुद्रगुप्त को अनुकंपवन कहा था, क्योंकि समुद्रगुप्त ने करीबन 4th सेंचुरी के अंदर इस जगह के ऊपर एक मोनेस्ट्री बनाने की अनुमति दी थी। तो वो भी एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई समुद्रगुप्त इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिस पार्ट। खैर यहाँ जो टेम्पल है ना, ये टेम्पल याद रखना छठी शताब्दी में है। तो ये जो मंदिर बना है गया तो बेसिकली समुद्रगुप्त के साथ है, पर हम ये कह सकते हैं कि टेम्पल जो है ये गुप्ता पीरियड से ही बन के आया था, या पोस्ट गुप्ता पीरियड से बन के आया था, जब गुप्ता का डिक्लाइन हो गया होगा। और उसके बाद ये टेम्पल का इमरजेंस हुआ बेसिकली पोस्ट गुप्ता पीरियड में हर्षवर्धन और उसके आगे पीछे के जस्ट उसके पहले के पीरियड के अंदर हम लोग ये कह सकते हैं। खासियत ये है कि ये टेम्पल ब्रिक आर्किटेक्चर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ईंटों से बना हुआ है। नॉर्मली भारत के अंदर प्राचीन स्थापत्य कला जो है उसमें आपको प्रोमिनेंट एक चीज देखने को मिलती रहती है कि भाई वो जो पूरा का पूरा मॉन्यूमेंट है वो स्टोन से बनता था, पर ये ब्रिक से बना हुआ है, तो ये भी एक हमारे लिए फैक्चुअली इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरेस्टिंगली ये पूरा का पूरा महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे अभी कॉरिडोर प्रपोज किया गया है। इसमें आपको मंदिर मिल जाता है, इसमें वज्रासना की जो जहाँ बुद्ध ने वी विल सी की मोक्ष प्राप्ति या निर्वाण प्राप्ति की थी उसका आपको एक ट्री मिल जाएगा। इसके अंदर बुद्धा की एनलाइटनमेंट के रिलेटेड बहुत सारे स्तूप है वो मिल जाते हैं, और इन सबको ही बेसिकली कॉरिडोर के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू डेवलप करवाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो पहली चीज आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इनफैक्ट ये जो बोधि ट्री है ना, बोध गया का ट्री, वो अशोक की वाइफ हुआ करती थी, अगर आपको याद होगा थोड़ा बहुत। तो उसका नाम था करुवक्की सर। ठीक है, उसने उसको तोड़ने की कोशिश की थी। बंगाल का एक राजा था जिसका नाम था शशांक, उसने भी उसको तोड़ा था। इनफैक्ट गया और बोध गया की मॉन्यूमेंट्स को ये हुण डायनेस्टी के द्वारा भी एक दफा अटैक किया गया था। तो ये हमारे लिए फैक्चुअली इंपॉर्टेंट हो गया है। बोध गया की खास करके ये जो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है, दैट इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई इनमें से कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है कि नहीं है। तो दिस वाज आल्सो देयर सर। ठीक है, दूसरी गया में इंटरेस्टिंग कहानी आपको मिलती है वो है एक सन टेम्पल। अब आप देखिए कि ये किताब में नहीं है, ये आपकी बजट की स्पीच का भी पार्ट नहीं था, पर यूपीएससी पूछ देगा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गया, गया में सन टेम्पल है कि नहीं है। सो देयर इज अ टेम्पल कॉल्ड एज दक्षिणार्क टेम्पल, यहाँ आपको मैंने लिखवाया हुआ है। ये मंदिर काकटिया डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, पर बनाया था गया के अंदर सर। ठीक है, सो द प्लेस इज बिहार, जगह तो बिहार के अंदर ही है, बनाया गया था काकटियास के द्वारा सर। ठीक है, काकटिया डायनेस्टी अगर आपको पता होगा, सो दिस वाज अ डायनेस्टी जो वारंगल से निकल के आई एंड देन वो वहां पे थी, पर उनके राजा थे प्रतापरुद्र, उनके द्वारा बनता है तकरीबन 1200 के बाद के पीरियड में। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है गया के कंसेप्ट सर। ठीक है, दूसरा बजट की स्पीच में आपको पूछा गया था राजगीर, है ना, और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि राजगीर होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर हिंदू बुद्धिस्ट एंड द जैन इन इंडिया। अब बेसिकली बुद्धिज्म को लेके राजगीर की इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि वहां पे हरियक डायनेस्टी थी और वहां के राजा बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों बुद्ध के शिष्य बन गए थे। जैनियों की इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक जैन तीर्थंकर है जिनका नाम था मुनीश्वरत्त सर। ठीक है, उनकी वी विल सी की एक टेम्पल भी आपको मिलती है।
यहाँ पे आपको एक ब्रह्म कुंड भी मिलता है सर, है ना। खासियत ये है कि ये सप्त ऋषियों के साथ जुड़ा हुआ है सर, गेटिंग ओपन, ओके। सो इट इज डेडिकेटेड और इट इज रिलेटेड टू द सप्त ऋषि। सप्त ऋषि भारत के 7 ऋषि जो एंशियंट हुआ करते थे, उनके कंटेक्स्ट में आपको चीजें मिलती रहेगी। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई यूपीएससी यहाँ से राजगीर से सवाल पूछेगा कि भाई राजगीर की हिस्ट्री क्या है। तो राजगीर इज रिलेटेड टू जैनिज्म, है ना। राजगीर इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म एंड राजगीर ऑल्सो होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन हिस्ट्री। अब बैकवर्ड लिंकेजेस इसमें से क्या आएंगे, याद रखना। तो राजगीर को भारतीय इतिहास में कभी कभी अलग अलग नाम से पहचानते हैं। इट इज कॉल्ड एस राजगृह एज वेल, इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड एस गिरिव्रज। आपको ये फैक्चुअल डेटा से सवाल आएगा कि भाई व्हाट इज द नेम गिरिव्रज ऑल अबाउट। इंटरेस्टिंगली यहाँ के आजू बाजू में एक बड़ी सी साइक्लोपियन वॉल आई हुई है, इसको भी यूनेस्को में नॉमिनेट करने की कोशिश की गई थी, है ना। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिए इसको नॉमिनेट करवाने की कोशिश की जा रही है बिहार सरकार के द्वारा, बट अभी उसको मान्यता नहीं मिली है। पर वहां पे एक बहुत बड़ा एक फोर्ट था। इनफैक्ट राजगीर जो है वो मगध महाजनपद था, उसका एक एंशियंट कैपिटल रहा है। तो मगध में सबसे पहले हर्यक डायनेस्टी आई। हर्यक के बाद अगर आप देखोगे तो शिशुनाग आए, फिर नंद वंश आया और फिर मौर्यज आए। हर्यक डायनेस्टी के पहले 2 राजा, खास करके बिंबिसार और अजातशत्रु, जो दोनों के दोनों बुद्ध के शिष्य बने, वो राजगीर से ही शासन कर रहे थे, याद रखना। भारतीय इतिहास में बुद्ध की जो पहली परिषद हुई है, जहां से विनय पिटक और सुत्त पिटक को वी कैन से कंपाइल किया गया था। विनय पिटक और सुत्त पिटक मूलतः से बुद्धिस्ट लिटरेचर की पार्ट की बुक्स है, वो भी आपको राजगीर के अंदर ही होती हुई देखने को मिलेगी। तो अजातशत्रु करके राजा था, 483 बीसी के आसपास का ये पीरियड है। और 483 बीसी में अजातशत्रु ने ये पहली बौद्ध परिषद करवाई थी, दैट हैड आल्सो टेकन प्लेस इन राजगीर ओनली। तो राजगीर की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हमको क्लियर हो जानी चाहिए कि इसके कंटेक्स्ट में अगर आपको सवाल आ सकता है। एक साइक्लोपियन वॉल भी है, आपको मिलेगी। और राजगीर इसके लिए कभी अटैक नहीं हुआ। अगर आपको पता होगा कि स्ट्रेटेजिकली भारतीय इतिहास में ये जो 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिनका नक्शा आपको शायद यहाँ पे दिख रहा होगा, उनमें से मैं मार्क कर देता हूं, ये आपका राजगीर है। ये जो राजगीर वाली जगह है, उसके अंदर ही क्यों महाजनपद बना और उसने ही क्यों अपना एम्पायर बनाया। वाई मगध वॉज एबल टू बिकम अ वेरी बिग एम्पायर एंड नॉट सम अदर प्लेस। तो उसमें राजगीर जो कैपिटल था उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस आपको मिलेगा। इनफैक्ट अशोक के समय पे भी राजगीर की महत्वता है, खैर, पर बाय दैट टाइम दे हैड शिफ्टेड द कैपिटल टू पाटलिपुत्र। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई है। तो सप्तऋषियों के साथ जुड़ा हुआ है। 20वें तीर्थंकर आपके मुनीश्वरत टेम्पल भी आपको मिलेगा। जैनिज्म में टोटल 24 तीर्थंकर है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हो गया है। हिंदुओं में सप्तऋषि और बौद्धों के अंतर्गत वी विल ऑल्सो सी कि भाई ये वो जगह है जहां बुद्धिज्म यानी कि बुद्ध भी गए थे। बुद्ध हैड विजिटेड बिंबिसार एंड अजातशत्रु सर, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है क्या विच ऑफ द प्लेसेस आर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, क्या बुद्धा ने यहाँ पे विजिट किया था? तो जरूर से विजिट किया था। इनफैक्ट महावीर माइट हैव आल्सो विजिटेड दी राजगीरा। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि महावीर की अजातशत्रु के साथ बहुत अच्छे वी कैन से रिलेशंस थे। और इनिशियली अजातशत्रु द रूलर ऑफ मगध वॉज अ फॉलोअर ऑफ महावीरा, ऐसी जैन टेक्स्ट भी कहती है और ऐसा कुछ कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी हमको जानकारी मिलती है। तो एक किताब है जिसका नाम है श्रवण फाल सूत्र, जिसमें ये लिखा गया है कि महावीर जो है वो अजातशत्रु को अपना शिष्य मानते थे एंड ही बीइंग अ फॉलोअर ऑफ महावीरा। तो बेसिकली ये राजगीर से रूल करते थे। तो हमारे लिए हिस्टोरिकल सेंस में राजगीर की इंपॉर्टेंस है। राजगीर के सिवाय एक और जगह का मेंशन किया गया बजट की स्पीच में ही, जो है नालंदा। थोड़ी बहुत इसकी भी चर्चा कर देते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नालंदा। तो मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई वी वांट टू डेवलप नालंदा एज अ टूरिस्ट सेंटर्स beside reviving नालंदा एज a यूनिवर्सिटी टू इट्स ग्लोरियस स्टैचर। अब देखिए पिछले महीने एग्जैक्टली 1 महीने पहले 22 जून को मैंने एक वीडियो भी बनाया है, नालंदा की भारतीय इतिहास में इंपॉर्टेंस क्या है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। उसमें ये फोटोग्राफ भी डाला है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नए तरह से इनॉग्रेट किया है नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस को। उसी का कंटिन्यूएशन है ये। एक्चुअली भारत सरकार कब से ट्राई कर रही है कि नालंदा को रिवाइव किया जाए। तो आपको बैकवर्ड लिंकेजेस नालंदा की पता होनी चाहिए। अब नालंदा के ऊपर पूरा लेक्चर मैंने लिया हुआ है, आप उसका मेगा वीडियो आपको यूट्यूब की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो यहाँ तो एक ही स्लाइड में पूरा समझाया हुआ है, क्योंकि यहाँ मल्टीपल प्लेसेस हम लोग कवर कर रहे थे।
तो मूलतः से ये वो जगह है जहाँ बुद्ध विहार में रुके थे पहली बात तो सर, ओके। ये यूनिवर्सिटी की एक लोकेशन रातों रात डिसाइड नहीं की गई है। दिस वाज द प्लेस वेयर बुद्धा हैड स्टेड फॉर अ विहार, फर्स्ट थिंग। अशोक ने यहाँ पे स्तूप बनवाया था, सेकंड थिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर तकरीबन 5th सेंचुरी में कुमारगुप्त करके राजा है, 5वीं शताब्दी में, जहां उन्होंने यहाँ पे इसको यूनिवर्सिटी के रूप में बनाया। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद हर्षवर्धन आया, हर्षवर्धन के समय तक आते आते नालंदा के ऊपर हुणों का आक्रमण हो गया था, हुण इन्वेजन ऑफ इंडिया, अगर आप हिस्ट्री को थोड़ा बहुत जानते होगे। और ये हुण इन्वेजन के कारण नालंदा को थोड़ा डैमेज हुआ। हर्षवर्धन ने आके उसको वीकेंड से रिवाइव किया, 200 गांवों की रेवेन्यू दी, इंस्टीट्यूशंस बनाए, पैसे दिया, फंडिंग दिया, रिसर्च होना शुरू हो गया। लेटर ऑन बहुत सारे चाइनीज ट्रैवलर्स इंडिया के अंदर आते हैं, ह्यूएनसांग आता है, इत्सिंग आता है, खास करके 7th सेंचुरी में वो नालंदा की ग्लोरी के बारे में लिखते हैं, वहाँ कितनी सारी किताबें हैं उसके बारे में लिखते हैं, वहाँ किस प्रकार का एजुकेशन दिया जा रहा था, हीनयान, महायान, वज्रयान, वैदिक शिक्षा, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, मैथमेटिक्स, इसके बारे में वो बताने की कोशिश करेंगे। इंक्लूडिंग नालंदा की ग्लोरी 8th सेंचुरी में अपने पीक के ऊपर गई। और 8th से लेके 10th सेंचुरी तक मैं ये कहूंगा कि नालंदा एक ऐसे सेंटर के रूप में निकल के आई जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस पीरियड में पाल डायनेस्टी रूल कर रही थी बंगाल में। तो पालों ने ना 5 महाविहार बनाए थे, जगदल्ला, उदांतपुरी, सोमपुरी, विक्रमशिला और नालंदा। नालंदा पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, बाकी सारी संस्था पालों ने बनाई। पाल डायनेस्टी बंगाल से रूल करती थी। तो ये जो पाल डायनेस्टी जब बंगाल से रूल कर रही है, तो इन्होंने जिस तरह से बहुत ही ग्रेट इनफैक्ट अपना एम्पायर फॉर्मेशन करने की शुरुआत की, तो उन्होंने बुद्धिज्म को बहुत पेट्रोनेज दिया। तो क्योंकि एक्चुअली पाल रूलर्स खुद भी बुद्धिस्ट थे, तो गेव पेट्रोनेज टू द बुद्धिज्म। और इसमें वी विल सी कि नालंदा का फिर से आगे डेवलपमेंट हुआ, लिटरेचर बना, मैन्युस्क्रिप्ट्स बनी। तो तकरीबन 12वीं-13वीं शताब्दी तक नालंदा रहता है। और 1200s तक आते आते वी विल सी कि बाय 1200s भारत में विदेशी आक्रमण हुए, ये फॉरेन इन्वेजन हुए थे। घोरी का आक्रमण हुआ, घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया। ग्रेजुअली वी विल कम टू नो कि घोरी का ही एक कमांडर था, उसका गुलाम था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, उसने आके डिस्ट्रॉय कर दिया नालंदा को। तो उसके बाद नालंदा का डाउनफॉल हो गया। इसको ब्रिटिश काल में डिस्कवर किया गया था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम 1870s में इसके ऊपर लिखते हैं। उसके पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फ्रांसिस बुकैनन, ये नाम याद रखना, यूपीएससी पीटी में पूछ सकता है। इनफैक्ट नालंदा को भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में इंक्लूड किया गया है। और एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि इसके ऊपर एक यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। तो ही थॉट कि लेट अस फॉर्म अ यूनिवर्सिटी। उन्हीं के ऊपर से फिर काम होता गया। हमने बाकी सारे कंट्रीज को इसमें पार्टनर बनाया, खास करके साउथ ईस्ट एशिया के जो प्रदेश के कंट्रीज है जिनके साथ बुद्धिस्ट हेरिटेज इंडिया में बहुत है, क्योंकि एक टाइम के ऊपर 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी नालंदा में पढ़ने आते थे। तो आप उसका वो वीडियो देखिएगा तो आपको सब समझ में आएगा नालंदा के इतिहास के बारे में। खैर, तो ये जो नालंदा है इसको भी एक टूरिज्म हब के लिए बनाया जा रहा है, इसका भी हमको क्लैरिटी होना चाहिए। इसके सिवाय बजट स्पीच में मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने हाईलाइट किया है उड़ीसा को। और उन्होंने उड़ीसा को कहा कि भाई हम एक ग्रेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं ईस्ट कोस्ट में, राइट। अब आप देखोगे तो टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में उड़ीसा में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेचुरल लैंडस्केप है, वो तो नेचर का पार्ट है। आप वो भीतरकनिका और बाकी सारे आप नेशनल पार्क्स देख लोगे, आपको मिलता रहेगा। ओलिव रिडली टर्टल्स का आपको मेन वहां पे जोन मिल जाता है, राइट। ओके, बीचीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहरामपुर जगह है, बहुत अच्छी अच्छी जगह है, राइट। हम इसको टेम्पल्स मॉन्यूमेंट्स के रूप में देख लेते हैं कि उड़ीसा के कंटेक्स्ट में हिस्टोरिकली क्यों उड़ीसा को याद रखते हैं सर, ठीक है, और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, वहां क्या ऐसे देखने लायक है। तो एक तो खास करके देखोगे तो केव आर्किटेक्चर के लिए उड़ीसा जाना गया है। ये केव आर्किटेक्चर 1st सेंचुरी बीसी का आपको मिलेगा। तो उड़ीसा में एक डायनेस्टी हुआ करती थी जिसका नाम था छेदी डायनेस्टी या छेदी डायनेस्टी, जो पहले उड़ीसा का जो पुराना नाम है कलिंग, वहां से रूल करती थी, राइट। ओके, तो इन्हीं के आधार के ऊपर यहाँ एक राजा है जिनका नाम था खारवेला। ये जो खारवेल करके राजा है छेदी वंश के, इन्होंने 1st सेंचुरी बीसी में अशोक के मृत्यु के बाद यहाँ गुफाएं बनाई थी। ये जब सत्ता के ऊपर आए तब, है ना, इन्होंने पुरी के बाहर, पुरी भुवनेश्वर वाले लिंक पे इन्होंने उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं बनाई। कौन सी बनाई है? उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं। टोटल मिला के 30 से ज्यादा गुफाएं हैं इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में। ये केव कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट है। रॉक कट आर्किटेक्चर की एक आपको ग्रेट सिग्निफिकेंस और डिटेलिंग देखने को मिलेगी इसके अंदर से। इंटरेस्टिंगली हमें ये पता चलता है कि ये जैन मॉन्क्स को विहार के रूप में बनाई गई थी।
और इसमें आपको एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसका नाम है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम यहाँ पे जाएंगे उड़ीसा के अंदर, तो उदयगिरी खंडगिरी जरूर से विजिट करना, बहुत बढ़िया जगह है। इसको भारत सरकार अब बनाने की कोशिश कर रही है, डेवलप करवाने की कोशिश कर रही है। इसके सिवाय उड़ीसा में बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स में आपको अशोक के रॉक एडिक्ट्स देखने को मिलेंगे। आपको थोड़ी बहुत आइडिया होगी तो अशोक ने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया था, इसको कहते हैं कलिंग वॉर। और ये वॉर करने के बाद अशोक ने कहा कि अब मेरे से गलती हो गई है, शायद तक अब मैं धम्म का रास्ता अपनाऊंगा, राइट। तो धम्म का रास्ता जब अशोक ने अपनाना शुरू किया, उसके बाद कहानी बदली। तो अशोक ने एक स्पेशल रॉक एडिक्ट इश्यू किए। ये रॉक एडिक्ट में एक मैसेज था। ये धौली जगोड़ा का रॉक एडिक्ट है, ये इसी को ही तोशाली एडिक्ट के रूप में भी पहचानते हैं बहुत बार इतिहास के अंदर। जहां अशोक ने पत्थर के ऊपर लगवाया है यहाँ के लोगों के लिए एक स्पेशल मैसेज, वेलफेयर की मैसेज, जो कंसर्न थी अशोका की, सर, ठीक है। यहाँ हाथी का आपको एक स्कल्पचर भी मिल जाएगा। ये एलिफेंट इमेज है, दोहली के हाथी की इमेज कहते हैं इसको। यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ दिया था कि भारतीय इतिहास में कब ये बना था, सर, ठीक है। यहाँ पे भी आप जा सकते हो। इसके सिवाय उड़ीसा के अंदर आपको बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स आपको मिलेंगे, खास करके मोनेस्ट्रीज और यूनिवर्सिटी के रूप में, सर, ठीक है। ये मोनेस्ट्री यूनिवर्सिटीज 3-4 जगह में है। इट इज नियर उदयगिरी हिल्स ओनली। 3rd सेंचुरी एडी की है, यानी कि पोस्ट मौर्यन प्री गुप्ता पीरियड की मिल जाएगी। यहाँ पुष्पगिरी, ललितगिरी और रत्नागिरी, इन 3 जगहों के अंदर वी विल सी की डेवलपमेंट होने की शक्यता है। तो आपको कभी भी जगह पूछ देगा यूपीएससी के, पुष्पगिरी कहाँ आया, ललितागिरी कहाँ आया, रत्नागिरी कहाँ पे है। अच्छा, एक रत्नागिरी महाराष्ट्र में भी है, कोकण वाले रीजन में, और दैट्स अ मराठा साइट, ओके। बट दिस रत्नागिरी विच इज ऑन द ईस्ट कोस्ट इज अ बुद्धिस्ट साइट रिलेटेड डायरेक्टली टू दी उड़ीसा कल्चरल टूरिज्म, जिसको भारत सरकार अभी प्रमोट कर रही है। तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके सिवाय मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने टेम्पल्स के बारे में बताया था। टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट्स के कंटेक्स्ट में तो थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि टेम्पल्स कौन से उड़ीसा के फेमस है। तो उड़ीसा में भाई साहब एक पूरी की पूरी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, जिसे हम लोग कहते हैं कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये जो कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, इट इज एक्चुअली द सब स्टाइल ऑफ द नगर स्टाइल। तो जो नॉर्थ इंडिया में नगरा स्टाइल है या नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल्स है, उसी की ही एक सब स्टाइल है। सब स्टाइल का मतलब है उसी में से डिराइव होके आई है, राइट। ये जो कलिंग स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, जिसको नगर स्टाइल का सब पार्ट के रूप में पहचानते हैं, उड़ीसा में बननी शुरू हुई थी इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड, अर्ली मिडिवल इंडिया। अलग अलग डायनेस्टी है, आपको गंगा वंश देखने को मिलता है, सोमवंशी डायनेस्टी देखने को मिलेगी। इनके द्वारा विल सी की ये मॉन्यूमेंट्स बने हैं 8वीं शताब्दी लेके 13वीं शताब्दी तक आते आते। तो हमें थोड़ी बहुत आइडेंटिटी उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि विच आर द इम्पोर्टेंट टेम्पल्स। अब जगन्नाथ पुरी टेम्पल और वी विल फाइंड कि आप क्या कह सकते हैं कि कोणार्क टेम्पल के बारे में तो सब जानते हैं, पर उड़ीसा में सैकड़ों मंदिर है। खैर, उनमें से 2-3 मंदिर आपको आज के क्लास में बता रहा हूँ। भविष्य में एक आर्ट एंड कल्चर के ऊपर सीरीज टाइप करेंगे तो आई एक्सप्लेन यूर अदर साइड्स एज वेल। तो जैसे एक लिंगराज टेम्पल है, ये लिंगराज टेम्पल 7वीं शताब्दी का है ऐसा कहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 9th या 10th सेंचुरी का होगा, बट इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल्स, ओके ना, समझे। सो शिव जी को डेडिकेटेड था, जगती केशरी करके एक राजा थे, उनके द्वारा बनता है। दूसरा आपको मुक्तेश्वर मंदिर देखने को मिलेगा, सर, ठीक है, ये वाला है। ये लिंगराज टेम्पल की आपको कहानी मिलेगी। तो 7वीं से लेके 9th सेंचुरी या 10th सेंचुरी तक तो बन ही गया था। इसको लेके डेट को लेके अलग अलग है। उड़ीसा वेबसाइट ये कह रही है उनकी टूरिज्म डिपार्टमेंट की ये है, पर हिस्ट्री में कुछ अलग डेट है, इसके ऊपर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मुक्तेश्वर टेम्पल सोमवंशी डायनेस्टी का है ना, याद रखना, 10th सेंचुरी में बना। उसके बाद आपको जगन्नाथ टेम्पल मिलता है 12वीं शताब्दी का। इसको व्हाइट पगोडा भी कहते हैं क्योंकि इसमें व्हाइट पत्थर का यूज हुआ है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा अभी आषाढ़ी बीज में, आषाढ़ महीने के दूसरे दिन, मतलब बीज के दिन में ही ये सेलिब्रेट की गई थी, सर, ठीक है। इंटरेस्टिंग है हमारे लिए, और इसको अलग अलग नाम से पहचानते हैं, है ना। और ये रथ यात्रा का इंपॉर्टेंस इनकी सोशल लाइफ को दर्शाता है। चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक भी यहाँ पे आए हुए थे। और कोणार्क का सन टेम्पल है, जिसको ब्लैक पगोडा भी कहते हैं, सर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें वी विल सी कि जो आर्किटेक्ट है उसमें ब्लैक कलर का स्टोन यूज किया है। 13 सेंचुरी का है, 1240 के आसपास ये टेम्पल बन के आया था। तो ओवरऑल उड़ीसा स्टाइल के आर्किटेक्चर के ऊपर से सवाल आ सकता है, कलिंग स्टाइल के फीचर्स के ऊपर से आपको सवाल आ सकता है, उनकी सोशल लाइफ से सवाल आ सकता है, पर उनके ऊपर एक अलग से सेशन लेंगे। आज मुख्य उद्देश्य ये था कि कैसे आप बैकवर्ड लिंकेजेस से हिस्ट्री को समझ सकते हैं। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए आप जुड़िए हमारे साथ ऑन अनअकैडमी, जहां मैं प्रतीक नायक और मेरे फेलो एजुकेटर्स आपको कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी का कवरेज देंगे। इनके ऊपर से भविष्य में सवाल बन सकते हैं।
डेडिकेटेड सेशंस भी हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं, बट आगे करेंगे। अभी हम लोग बजट सेंट्रिक ही बात करते हैं और हमारे लाइव क्लासेस के अंदर जुड़िए। मेरी हिस्ट्री की पूरी फाउंडेशन बैचेस में कवर करवाता हूँ। हिस्ट्री को वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में आपको अश्योरेंस देता हूँ कि एक बार आपने हिस्ट्री पढ़ लिया यहाँ हमारे साथ, तो आपका जो वो कॉन्फिडेंस है कि सर याद नहीं रह रहा, सर दिक्कत आ रही है, वो सब खत्म हो जाएगा और आप थ्रू आउट बहुत ही अच्छे नंबर के साथ ये एग्जाम क्लियर करेंगे। उतनी तो मैं अपने हिसाब से पूरा प्रयत्न डालूंगा। तो जुड़िए हमारे साथ, ये डिस्काउंट कोड यूज करना PN लाइव। अभी फीस 23,999 में आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिल रहा है। ये फीस शायद तक इतनी कम जो है वो इसके बाद वापस नहीं हो पाएगी, तो इसका जरूर से लाभ उठाइए। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।